चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। जस्ट मोमेंट, नेक्स्ट है क्या ये देखने दो हमें। देखिए नेक्स्ट है आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हिस्टोरिक ईयर। हिस्टोरिक साइंटिस्ट भी अभी आगे बताएंगे इनके बारे में। माइकल फैराडे। ठीक, 1834 में माइकल फैराडे ऐसे कहते हैं कि ही ऑब्जर्व इंटरेस्टिंग chemical change takes place when electric current is passing through ionic solution। वही आयोनाइजेशन जो डिस्टिल वाटर का हो रहा है, पासिंग थ्रू आयोनिक सॉल्यूशन। जब भी आयोनिक सॉल्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो इंटरेस्टिंग केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। ये ऑब्जर्व करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट आपके माइकल फैराडे, और इसी को नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी का नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, अब इसके बाद देखिए एक और बात बताई गई है बड़ी अच्छी यहाँ पर। इसे बोला गया है कि नो एनी केमिकल चेंज, नो एनी, डू यू नो में ये बात लिखी हुई है शायद, नो एनी केमिकल चेंज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, में ये सी लिख रहा हूं समझ जाना, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू सॉलिड। जब आपके सॉलिड से पास करता है इलेक्ट्रिक करंट तो कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि केमिकल बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के लिए दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन जब सॉलिड से पास होता है आपका जब ये करंट, तो जनरली आप देखिएगा करंट पास होने के बाद, इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा वहाँ पे। ओनली एक चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं आता है। इसको ऑब्जर्व करना हो तो ऐसा नहीं है भाई, कभी एक आयरन को हम रखे हुए ऐसे सिचुएशन में कि उसे करंट पास कर रहे हैं तो करंट पास करने की वजह से उसमें रस्टिंग नहीं होगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल रस्टिंग इज ए केमिकल चेंज। सो करंट पास होने की वजह से वहाँ रस्टिंग नहीं होगा। तो मतलब ये बात। फिर एक और एग्जांपल ऐसे क्लासरूम में बोला था मैंने कि कॉपर से आप पास करो, कॉपर मोस्ट कॉमन अमंग ऑल वायर, इलेक्ट्रिक वायर, कॉपर से आप पास करो तो कॉपर आपका सोना बन नहीं बन जाएगा, कॉपर आपका सोना नहीं बनेगा, कोई और मटेरियल में कन्वर्ट नहीं होगा, केमिकल आइडेंटिटी उसकी सेम रहेगी। तो आपका जब भी हम लोग पास करते हैं, जब भी सॉलिड से पास करते हैं, केमिकल नो एनी केमिकल चेंज अकर व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू सॉलिड। और वहाँ पे जो होता है ओनली हैपन व्हाट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओनली हैपन वहाँ पे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये बड़ा आसान चीज़ है, एकदम नहीं डरिए घबराइए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बेसिकली आप रूम हीटर जो यूज करते हैं उसमें जो कॉइल होता है वो कॉइल बना रहता है, आप जैसे स्विच ऑन करते हो वो कॉइल हीट प्रोड्यूस करता है, रूम में गर्मी आ जाती है। हीटिंग इफेक्ट नॉर्मल भी है, बल्ब बहुत देर तक जल रहा है, एलईडी बल्ब भी। हाँ, एलईडी बल्ब कंपेयर टू आपके फ्लोरोसेंट बल्ब जो आपका था उसकी तुलना में ये हीट कम एमिट करता है, रूम कम गर्म होगा आपका, लेकिन गर्म ये भी हो रहा है, हीट एमिट हो ही रहा है।
ठीक, वायर से भी बहुत देर तक करंट पास करे, देखो वहाँ पे वायर है, वायर से बहुत देर तक करंट पास करे तो उसको भी आप छुएंगे तो हल्का सा वो हीट हो जाएगा। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है आपके सॉलिड में, और इसको मैंने क्लासरूम में आपको बताया था, दोबारा रिवीजन देखिए, बस आप अच्छे से परफॉर्म कर पाइए। हमारा जो मोटिव है कि आप स्पेशली ये टेक के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करो, बस पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, कोई डाउट रहे इतना आपके पास इंडिपेंडेंसी है कि अब यू कैन मेक अ कॉल टू मी, बट H=I²RT ये आपका फॉर्मूला था। यहाँ पे I क्या है आपका करंट, R क्या है रेजिस्टेंस, और T क्या है जितना देर तक करंट पास हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व किए थे आपके कि केमिकल करंट इलेक्ट्रिकल करंट पास करें किसी आयोनिक सॉल्यूशन से तो वहाँ केमिकल चेंज होता है, वो डिसोसिएट होता है, वो डिकम्पोज होता है। ये आपका ये माइकल फैराडे ऑब्जर्व किए थे। उसके बाद उन्होंने कहा इलेक्ट्रोलाइसिस केमिकल चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन करंट पासेस थ्रू देम। ये इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन कर दीजिए, केमिकल चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through them, जब भी इलेक्ट्रोलाइट से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वहाँ पर जो केमिकल चेंज होता है इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। चलिए अब इसमें सॉलिड में आपके कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद बात करूँ मैं, देखिए एक और साइंटिस्ट का नाम आता है विलियम निकोलसन। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि विलियम निकोलसन ने कहा जो वाटर में बबल फॉर्मेशन हो रहा है, बबल फॉर्मेशन इन वाटर, बबल फॉर्मेशन जो वाटर में हो रहा है ये विलियम निकोलसन सर का ही दिया हुआ है। ठीक, और ऑक्सीजन जो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन बबल, जो ऑक्सीजन का बबल रहेगा ये आपके एनोड पे फाउंड होगा। एनोड आपका क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका हाइड्रोजन का बबल रहेगा, वाटर में बबल निकल रहा है, आपको दिखाया एक्सपेरिमेंट के, तो कौन सा बबल निकल रहा है, वहाँ एसिड था, वहाँ एसिड से आयोनाइज किए थे वाटर को, तो बबल जो निकल रहा है आपका वो कौन सा निकल रहा है, हाइड्रोजन बबल जो निकल रहा है वो कैथोड पे, वो आपके कैथोड पे, और जो आपका वो कैथोड कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और जो ऑक्सीजन है वो एनोड पे निकल रहा है। ओके, अब देखिए सॉल्यूशन में आप जो भी सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बनाए उसमें जो केमिकल चेंजेज हो रहा है, सॉल्यूशन केमिकल चेंजेज, सॉल्यूशन में जो केमिकल चेंज हो रहा है आपका ये डिपेंड करता है आपका सबसे पहले किस पे, नेचर ऑफ पहला आपका नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का मतलब समझिए आयन उसमें ज़्यादा है या कम, आयन ज़्यादा है उस पर भी डिपेंड हो रहा है, आयन कम है उस पर भी डिपेंड हो रहा है आपका। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यू नो वेरी वेल। और दूसरा आपका ये नेचर एंड कंसंट्रेशन की बात करूं मैं, कंसंट्रेशन से आप आयन का अमाउंट जान जाइए कि कंसंट्रेशन हाई है तो आयन का अमाउंट ज़्यादा है, और कंसंट्रेशन अगर लो है तो आयन का अमाउंट कम है। और उसका एक और इसमें होता है सेकेंड इफेक्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है इस पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रोमिनेंट इफेक्ट दिखाएंगे आपको, प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट इलेक्ट्रोड पे जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे इफेक्ट क्या क्या हो रहा है। देखिए इफेक्ट मतलब आफ्टर हैपनिंग वाली बात हो रही है, कब उसे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इफेक्ट की बात मैं करूं अगर फर्दर, तो यहाँ पे देखिए इफेक्ट की बात करूं अगर मैं फर्दर, तो यहाँ पे हो गया प्रोमिनेंट, आपकी बुक में है ये सब पॉइंट, प्रोमिनेंट
इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, prominent effect of chemical reaction taking place at electrode, taking place at electrode, जो इलेक्ट्रोड पे आपका इफेक्ट हो रहा है केमिकल रिएक्शन का, उसमें देखिए पहला है मेटल गेट डिपोजिटेड। फर्स्ट है आपका कि मेटल आपका मेटल, और इसी का यूज करेंगे हम लोग, यही फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल गेट डिपोजिटेड, मेटल गेट डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड सरफेस। जो इलेक्ट्रोड हमारा है उसके सरफेस पे मेटल आपका डिपॉजिट हो जाता है, इलेक्ट्रोड सरफेस, मेटल गेट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड सरफेस। ओके, उसके बाद दूसरा केमिकल चेंज वाली बात थी, मैंने समझाई है ये बातें आपको। गैसियस बबल आप देखो, गैसियस बबल हमेशा क्या इंडिकेट करता है, केमिकल चेंज हैपन ओवर देयर। तीसरा आपका चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी दिखेगा आपको, चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन। ये तीनों प्रॉपर्टी आपकी है कलर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए पहली प्रॉपर्टी को तो आप शायद पहली बार जान रहे हैं क्लास 8 में, कि मेटल डिपॉजिट हो रहा है तो केमिकल चेंज है, क्योंकि मेटल वहाँ से डिपॉजिट हुआ और आपके पॉजिटिव मेटल नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाकर डिपॉजिटेड हो गया। फर्स्ट को आप छोड़ो, सेकंड बोलो गैसेस बबल। तो आपको मैंने ये बात बतलाई है, कभी भी वाटर में आप बबल देखते हैं या कहीं पे भी किसी एक्वा सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन में आप बबल देखते हैं तो वो दिखाता है कि वहाँ गैसेस का प्रेजेंस है, और ये बबल हमेशा इंडिकेट करता है केमिकल चेंज को, ये बबल हमेशा इंडिकेट करता है केमिकल चेंज को। आप ये बात जान रहे हैं, ठीक। और उसके अलावा एक और दिया हुआ है चेंज इन कलर, तो ये भी इंडिकेट करता है केमिकल चेंज को, ये भी इंडिकेट करता है केमिकल चेंज को। आप समझ सकते हैं इन बातों को, केमिकल चेंज को। अब फर्दर ये पॉइंट है, अब देखिए इसकी ये प्रोसेस हुआ बेसिकली, और यहाँ पर फर्दर आपको जानना है कि देखिए एप्लीकेशन उसमें, और आप बेहतर चीजें समझिएगा। एप्लीकेशन ऑफ दिस केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसका दोनों एप्लीकेशन आपको मिलेगा, आपको जानना चाहिए, आपको दोनों एप्लीकेशन मिलेगा इसका। दोनों एप्लीकेशन मतलब आप देखिएगा यहाँ पे साइंटिफिक एप्लीकेशन भी है, साइंटिफिक एप्लीकेशन भी है प्लस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। बहुत सारे सब्सटेंस में उसके कमर्शियल यूज के अकॉर्डिंग हम लोग ये चेंजेज लाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, देखिए सबसे पहले इसमें दिया होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये प्रोसेस आपका यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। फर्स्ट पॉइंट एज गिवन इन योर बुक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। आपका जो मेटल ऑब्टेन हो रहा है ओर से, खनिज से, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशन है, उसमें केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशन है, ठीक। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, सेकेंड है आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ओके, थर्ड की बात करूं मैं, मीन्स इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब ऑब्टेन प्योर मेटल। देखिए इसका एग्जांपल हम बताएंगे आपको, ऑब्टेन प्योर मेटल, ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर वन, इम्प्योर से प्योर ऑब्टेन करना, इम्प्योर वन बाय व्हाट, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा हम लोग प्योर मेटल ऑब्टेन करना। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल एक्सपेरिमेंट समझो। यहाँ ले लो 2 इलेक्ट्रोड, ठीक, यहाँ ले लो 2 इलेक्ट्रोड। चलिए एक आपका इलेक्ट्रोड इम्प्योर कॉपर का जो रहेगा, अशुद्ध इम्प्योर कॉपर का रहेगा, उसको आप बना दीजिए एनोड, उसको आप क्या बना दीजिए एनोड। एनोड मतलब पॉजिटिवली चार्ज। और जो आपका प्योर कॉपर रहेगा, जो आपका प्योर कॉपर रहेगा, यहाँ पे प्रोसेस क्या है, टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर वन। जो आपका प्योर कॉपर रहेगा, वो प्योर कॉपर को आप क्या बना दीजिए, कैथोड, जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो आप कैथोड बना दीजिए।
अब देखिए यहाँ पे, और इसके अंदर जो मेटल है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन रहना चाहिए। अब बाकी भी ले सकते हैं, कॉपर नाइट्रेट लीजिए, बट कॉपर सल्फेट मोस्ट कॉमन। कॉपर सल्फेट, क्योंकि मटेरियल यहाँ पर क्या है, कॉपर। कॉपर सल्फेट मोस्ट कॉमन। आप जानते हैं CO पूरा पर कैसे डिसोसिएट होता है, ये Cu2 प्लस डिकम्पोज, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक, ऐसे ही ब्रेक डाउन हो जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे SO4 2 माइनस नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव की ओर आएगा प्योर कॉपर की ओर। ओके, SO4 2 माइनस प्योर कॉपर, यहाँ पर प्योर कॉपर से आकर मिला, और आपका Cu2 प्लस जो है, जो कॉपर का यहाँ पर है, वो आपका कॉपर कहाँ जा रहा है, इसके पास। कॉपर जा रहा है आपकी किसके, एक मिनट, कैथोड या नेगेटिव, आपका कैथोड जो है वो प्योर कॉपर के पास, Cu2 प्लस प्योर कॉपर के पास जाकर डिपॉजिट हो जा रहा है, ठीक। और SO4 2 माइनस जो है वो यहाँ आ रहा है। SO4 2 माइनस जो है वो आपका यहाँ पे इम्प्योर Cu से आके जमा हो रहा है। अब देखिए इम्प्योर Cu यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका Cu2 प्लस जाकर डिपॉजिट हुआ, तो ये Cu2 प्लस में आपका Cu2 प्लस जो कॉपर 2 प्लस है प्योर कॉपर, वो जाकर इसमें डिपॉजिट हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज क्या, Cu2 प्लस डिपॉजिट हो रहा है। और जो SO4 2 माइनस है, जो SO4 2 माइनस है वो आपके इम्प्योर कॉपर से मिल रहा है। तो यहाँ पर कॉपर तो प्रेजेंट, इम्प्योर है ये, लेकिन यहाँ कॉपर प्रेजेंट है कि नहीं, कॉपर प्रेजेंट है। Cu2 प्लस से आपका कॉपर से SO4 कंबाइन हो रहा है, और ये बार बार सॉल्यूशन में आपका क्या बना दे रहा है, कॉपर सल्फेट। तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा केमिकल चेंज को थोड़ी देर के बाद, तो आपका जो इम्प्योर एनोड है वो आपका थीन हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारा कॉपर निकल कर यहाँ डिपॉजिटेड हो रहा है, ये थीन हो जाता है। और जो प्योर कॉपर है आपका जहाँ पे डिपॉजिट होना है वो आपका थिक हो जाता है, वो आपका थिक हो जाता है, ठीक। ये थीन हो गया, जिसको हम लोग कहाँ पे रखे थे, एनोड पे, और ये आपका जो कैथोड पे हम लोग रखे थे वो आपका थिक हो गया। चलिए ये प्रोसेस है आपका, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल पढ़ रहे हैं कि कैसे हम लोग प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं, डिपॉजिट हो रहा है इम्प्योर मेटल के हेल्प से, कैसे प्योर मेटल को हम लोग डिपॉजिट करते हैं, या कैसे हम लोग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए मेटल कॉपर है, तो आपका सॉल्ट भी कॉपर का ही होना चाहिए। कॉपर नाइट्रेट भी ले सकते हैं आप, कॉपर सल्फेट भी ले सकते हैं, ये कॉपर का एक और सॉल्ट, कॉपर कार्बोनेट भी लो ना, सॉल्ट है ये भी, CuCO3 लोगे, ये भी एक टाइप का सॉल्ट है। बट ये डिपेंड करता है आपकी अवेलेबिलिटी पे भी, ऐसा नहीं समझ रहे कि आप कुछ से कुछ ले लोगे। तो कॉपर सल्फेट जो है ना, ये मोस्ट रीडली अवेलेबल, मोस्ट कॉमनली अवेलेबल है, तो इसमें इस कारण से इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। फर्दर इसमें देखिए अब जिंक पर आपको कॉपर लेयर चढ़ाना है, ठीक, समझिए इसको, मिटाता हूँ। मान लो जिंक पे कॉपर लेयर चढ़ाना है, जिंक पे कॉपर लेयर आपको चढ़ाना है, ठीक। एनोड पे देखिए, एनोड पे रखिए क्या, कॉपर, जिंक पे आपका एनोड, ठीक। ये जिंक को रख दीजिए कहाँ, कैथोड, जिंक को कहाँ रखिए, कैथोड पे। कैथोड कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। कैथोड कैसा चार्ज होगा आपका, नेगेटिव। और कॉपर प्लेट जो है आपका, उसको कहाँ रखें हम लोग, एनोड पे। एनोड कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो देखिए इसको सॉल्यूशन में हम लोग रख दिए, और यहाँ पे फिर से आपका क्या है, जिंक पर कॉपर का लेयर चढ़ाना है। कॉपर का लेयर चढ़ाना है तो फिर से आपको सॉल्यूशन जो रखना है वो कॉपर सल्फेट का रखना है, ठीक है। कॉपर के सॉल्ट का सॉल्यूशन रखना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने रख दिया। कॉपर सल्फेट आपका डिकम्पोज हुआ Cu2 प्लस में, और साथ साथ SO4 2 माइनस में, ठीक। Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में। देखिए Cu2 प्लस आपका मेटेलिक चार्ज, प्लस चार्ज, ये आएगा इसकी ओर, कैथोड की ओर, और SO4 2 माइनस है वो किसकी ओर आएगा, एनोड की ओर। SO4 2 माइनस जो है आपका प्लस चार्ज कॉपर की ओर आएगा, एनोड की ओर, और Cu2 प्लस आपका कैथोड की ओर। यहाँ पे Cu का देखिए, जिंक के ऊपर कॉपर का लेयर चढ़ने लगा, कॉपर आकर यहाँ डिपॉजिट होने लगा, कॉपर आकर यहाँ डिपॉजिट होने लगा, धीरे धीरे जिंक के ऊपर कॉपर का लेयर चढ़ने लगा। लेकिन यहाँ पे जो SO4 2 माइनस है वो कॉपर वाले एनोड से रिएक्ट कर रहा है, तो SO4 2 माइनस यहाँ पे ये फिर से इसको Cu2 प्लस अवेलेबल हुआ, तो आप क्या Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस मिलके यहाँ पे आपका CuSO4 बना दिया। और देखिए मतलब ये जो सॉल्यूशन है उसकी एबिलिटी ये कम नहीं होने दे रहा है,
सॉल्यूशन में जो Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस है उसकी अवेलेबिलिटी को ये कम नहीं होने दे रहा है। अब यहाँ से हम लोग फर्दर बात करते हैं। देखिए कॉपर भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉपर का ये थिन होते जाएगा, फिर से यहाँ से कॉपर आपका हट रहा है और यहाँ डिपोजिट हो रहा है, तो ये धीरे धीरे आपका थिक होते जाएगा। जो कैथोड पे है उसको कैथोड पे, जिसका कॉपर लेयर किस पे चढ़ाना है, जिंक को, तो हम लोग कहाँ रखते हैं उसको, कैथोड पे, जिंक को कैथोड पे रखें। ये थिक होते जाएगा और ये जो आपका है वो क्या होते जाएगा, थिन होते जाएगा। और फिर से कह रहा हूँ मैं, ये डिपेंड करता है आपके कौन से लेयर पे चढ़ाना है, इस पर कौन सा आप क्या यूज करते हैं, सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट आप यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किसका लेयर चढ़ाना चाहते हैं। ये बातें मैंने बतलाई हैं आपको, बट कोई बात नहीं, आप दोबारा समझिए। और इसकी में एक और बात बड़ी अच्छी आपके डू यू नो में लिखी हुई है कि टीन कैन हम लोग यूज करते हैं। टीन कैन यूज करते हैं किसमें, स्टोरेज ऑफ फूड वाले में, जो स्टोरेज होता है फूड आइटम का, उसमें टीन का हम लोग लेयर चढ़ा देते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड आइटम में जो आयरन का होता है, लेकिन उस पर फूड आइटम जिसमें होता है वो आयरन का बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ आयरन, मेड ऑफ आयरन, लेकिन उस पर टीन का लेयर हम लोग चढ़ा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन के कंपेरिजन में टीन जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो आयरन का अगर फूड को आप आयरन के कंटेनर में रखते हैं तो फूड में गेट reacted with any other chemical and it may be harmful for you, but whenever you use tin, that is less reactive compared to iron. That's why we use tin layer over food items. Okay, अब देखिए इसके बाद हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बताऊंगा मैं, और साथ साथ बस ज़्यादा नहीं है, फैराडे एक्सपेरिमेंट बताऊंगा मैं, और साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर सारा पढ़ के रखिएगा। माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट से छोड़कर कुछ नहीं है, क्लास में बताएं, घबराना नहीं है। वही बाबू, देयर शुड बी स्टेटमेंट लिखो या पढ़ो, सुनो। Whenever there is a relative motion between a magnet and a coil, whenever there is a relative motion between a magnet and a coil, that is the part of electric current, that is part of electric circuit, a current flow through the coil। याद कीजिए, एक आपका देखो बता ही देते हैं, टालने से कोई फायदा नहीं है बाबू। देखो भूख लग गई थी थोड़ी, चलो कोई नहीं, आप 10 मिनट बाद खा लेंगे। मैंने बताया आपको फैराडे सर का एक्सपेरिमेंट, देखिए ठीक, ठीक, बल्ब, ठीक, नॉर्थ पोल मैग्नेट का, साउथ पोल मैग्नेट का, टच नहीं करना है। अब मैग्नेट को देर शुरू में रिलेटिव मोशन, अब मैग्नेट को मूव कराइए, सटाइएगा नहीं, मैग्नेट मूव कराइए, दूर कीजिए, मूव कराइए, दूर कीजिए, दोनों में इस मोशन हो रहा है। मैग्नेट आप नज़दीक लाते हैं, दूर करते हैं, नज़दीक लाते हैं, दूर करते हैं, नज़दीक लाते हैं, दूर करते हैं, तो मैग्नेट और इस कॉइल में रिलेटिव मोशन होता है। ये करंट प्रोडक्शन करेगा, ये बल्ब यहाँ ग्लो करेगा, ठीक, ये बल्ब आपका ग्लो करेगा। और इसलिए आपके बुक में लिखा हुआ है देयर विल बी नो फैराडे, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन करने के लिए इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। कहीं पे डिपेंड करता है कहाँ पे लार्ज स्केल में आप करवाते हैं प्रोडक्शन, कहाँ पे स्मॉल स्केल में। आप इस पूरे सेटअप को भी आप मूव करवा सकते हो। कंपेयर टू मैग्नेट को आप स्टेशनरी रखो, इसको मूव करवाने लगो तो भी रिलेटिव मोशन हो रहा है इसमें, कॉइल और इसमें, कॉइल और आपके मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो भी हो रहा है, और कॉइल को आप मूव कर रहे हैं तो भी हो रहा है। देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन देम दैट काउज इन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट, और तभी कहा गया है कि देयर विल बी नो फैराडे, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके बुक में लिखा हुआ है। इसका सेकेंड एक्सपेरिमेंट पढ़िए। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स एज सून एज मैग्नेट एंड द कॉइल्स आर रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे जैसे इन दोनों में मोशन हुआ, इन दोनों में जैसे ही मोशन हुआ आपका करंट प्रोड्यूस हुआ। अब जैसे ही दोनों फिर से रेस्ट में आ गया, हो सकता है दोनों को ट्रेन पे मूव करवाइए आप साथ, कैसे रेस्ट में आ रहा है ये देखो, ट्रेन को मूव करवा रहे हो, ये भी आपका ट्रेन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, ये भी आपका ट्रेन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। विथ हाई स्पीड 100 मान लो, कौन सा तेजस एक्सप्रेस है उसमें बैठा हुआ है मान लो, लेकिन ये भी 100 स्पीड, ये भी 100 स्पीड, तो रिलेटिव मोशन क्या हो गया दोनों का, जीरो। मतलब ये और ये रिलेटिव मोशन अगर जीरो है, देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रिसिटी, देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रिसिटी, देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, व्हेनेवर देयर इज, लिख लीजिए, इसको लिखना चाहते हैं तो बुक में भी यही भाषा है वैसे। व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन
a magnet and a coil that whenever there is a relative motion between magnet and coil, that is a part of electric circuit, a current flow through coil. coil से क्या होगा, आपका current flow करेगा. उसके बाद है the flow of current stops as soon as magnet and coil are rest with respect to each other. ये दोनों रेस्ट पे आ गए तो आपका फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, रुक जाएगा. और इसमें एक और बात आती है आपकी, द फास्टर द रिलेटिव मोशन द बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, मोर इज द करंट दैट फ्लोज थ्रू द कॉइल. ज़्यादा तेज हो रिलेटिव मोशन तो करंट ज़्यादा होगा, और कम तेज हो रिलेटिव मोशन तो करंट भी क्या होगा, कम. ठीक, मतलब रिलेटिव मोशन हम इसको लिख सकते हैं, रिलेटिव मोशन between coil and magnet, okay, that will be directly proportional to what? Relative motion between coil and magnet, that will be directly proportional to amount of current. करंट का अमाउंट ज़्यादा अगर इनका मोशन तेज है, करंट का अमाउंट कम अगर इनका मोशन कमजोर है. द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑब्टेन्ड बाय मूविंग मैग्नेट वेरी फ्रॉम मोशन ऑफ. देखिए नॉर्थ को आप बार बार नजदीक ला रहे हैं, इसमें बाय द वे ये डायरेक्शन है करंट का. ठीक, इस बार आप इसको जस्ट चेंज कर दिया आपने, इस बार साउथ पोल इधर ले आया, नॉर्थ पोल इधर ले आया. अब भी मोशन करा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स, मतलब उल्टा हो जाएगा. पहले नॉर्थ पोल नजदीक था, अलग डायरेक्शन था, अब साउथ पोल नजदीक है, उसका डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गया पहले के. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इतनी ही बातें जाननी थी. टुमारो आई विल डिस्कस ऑल क्वेश्चन वन बाय वन. बेटर यू वंस लुक आउट देम एंड यू डिस्कस विथ मी, दैट विल बी मोर बेटर. चलिए, ऑल द बेस्ट. और फिर से एक और बात देखिए, इसमें कुछ वैसा दुहाई नहीं, बट समझो मैं चाहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, क्लास 8 में पहली बार, क्लास 8 को पहली बार क्लास टीचर सिप का अवार्ड दिया गया है मुझे, तो ये बेहतर होगा कि आप और हम मिलकर कुछ बेहतर करें कि जो शायद सभी को पसंद आए. तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अब ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और चीज़ों को अच्छा बनाइए, अपने अकॉर्डिंग कीजिए. थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय. कल फिर आपको मिल जाएगा मेटल नॉन मेटल या फिर फ्रिक्शन का वीडियो, अभी मिलते रहेगा. बाय, गुड नाइट.